पाकिस्तान की सरकार के लिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से बुरी खबर आई। यहां के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन तेज कर दिया और सड़कों पर उतर आए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो बॉर्डर के करीब पहुंच गए और भारत में विलय को लेकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग कारगिल स्कार्दू रोड खोलने की मांग करने लगे। यही नहीं, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी लोग सड़कों पर उतर आए। महंगाई और पाकिस्तान की सेना के जुल्मों के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी करते हुए पीओके की आजादी को लेकर प्रदर्शन किया। कोई हमें बरादरी के झूठे लानत हमारे गले में डालता है तो वो हमें लूट लेता है। कभी मसलब की बुनियाद पे, कभी इलाकाई बुनियादों पे मुझे और आपको बेचा खरीदा जाता है। जबकि नीलम घाटी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ हाड़ कंपा देने वाली ठंड में लोग महंगाई और आटे की किल्लत के खिलाफ हाथों में पोस्टर बैनर लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर आटे की सप्लाई बढ़ाई नहीं गई तो जनता उग्र आंदोलन शुरू कर देगी। ना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने आज तक सिर्फ पीओके के लोगों का शोषण ही किया है, यहाँ के लोगों का इस्तेमाल ही किया है। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के संसाधनों को लूटने का काम किया है और वहाँ की आवाम को दिया कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से अब मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह के शोले भड़क उठे हैं। यहाँ तक कि छात्रों ने भी क्रांति की मशाल उठा ली है। मुजफ्फराबाद में छात्रों ने पाकिस्तान की सरकार को सीधी चेतावनी दी। इस अब्बासपुर के अंदर कोई सरकारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। हम देखेंगे जिसे हमारे ऊपर से गुजर कर गाड़ी निकालनी हो वो ले जाए, हम देखेंगे। यही नहीं, मुजफ्फराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने और उन्हें भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल दिया। पहली भारतगिरी की बुनियाद रखी, हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की जनता ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के कबायलियों से लड़ने के लिए भारत की फौज को दावत दी थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बची। हमने इंडिया को खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, वो मदद के लिए आया था। अगर इंडिया न था तो आपके कबायली जिनको आप तस्लीम नहीं कर लेते कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी होती है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से पतंगबाजी का ये जलसा जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर हुई पतंगबाजी ने 6 लोगों की जान ले ली। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवाने वालों में भावनगर की 2 साल की बच्ची कीर्ति भी शामिल है। 2 साल की कीर्ति बाइक पर अपने पिता के साथ जा रही थी, तभी चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। वहीं विसनगर में 3 साल की बच्ची किस्मत की गर्दन भी चाइनीज मांझे से कट गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। विसनगर में ही पिता के साथ बाइक पर जा रहा 7 साल का ऋषभ भी चाइनीज मांझे में फंसकर जान गंवा बैठा। गुजरात पुलिस के मुताबिक बड़ोदरा, कच्छ और गांधीनगर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग दोपहिया गाड़ी पर थे और रास्ते में उनकी गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से पूरे गुजरात में करीब 150 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग पतंग उड़ाने के चक्कर में ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए। आपको बता दें कि पूरे देश में चाइनीज मांझा बेचने पर पाबंदी है और बेचते हुए पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। सजा और सख्ती के बाद भी देश के ज्यादातर हिस्सों में चाइनीज मांझे का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी अपना कैप्टन नहीं बदलेगी। बीजेपी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई।
और वो जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा के एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। खुद अमित शाह ने नड्डा के नाम का ऐलान किया। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले नड्डा तीसरे नेता हैं। अमित शाह ने कहा कि जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनावों में बखूबी भुनाया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नड्डा का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी संगठन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई और कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो गया है। यही नहीं, बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तिथि भी घोषित की गई। जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है, तो जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। इस साल के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल के शुरुआत में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि इस साल वो पूरी तरह चुनावी मोड में रहेगी। और इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि बॉर्डर से लेकर गांव तक लोगों से मिले और समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के चुनाव में 400 दिन बचे हैं, इसलिए सबको तैयारी में जुटना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि केवल वोटों की चिंता ना करें और 18 से 25 साल के जो युवा हैं उनको पार्टी से जोड़ने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के नेता प्रोफेशनल मुस्लिम जो समुदाय है उस तक अपनी बात पहुंचाएं। साथ ही बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है।